चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ये देखा था लिनक्स का इंस्टॉलेशन। आज लेक्चर नंबर 5 में हम उसी के जस्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने लिनक्स का इंस्टॉलेशन कहाँ पे किया था? VMware वर्क स्टेशन के ऊपर। उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये था मेरा लिनक्स सर्वर CentOS 8। ठीक है, इसको पावर ऑन करके ऑन करता हूँ। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ इसको यहाँ पे क्लिक करके। और ये रिमाइंड मी लेटर बार बार रिमाइंड कर रहा है। ये चीज़ भी अगर आपको गायब करनी है, ये जो आ रहा है, तो यहाँ पिन में क्लिक करो, ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बूट हो रहा है हमारा। जैसे ही बूट हो जाता है फिर लॉगिन करता हूँ। चलो, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल यूज़र का नाम आ रहा है। और रूट यूज़र भी हमने बनाया था, लेकिन रूट यूज़र का नाम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले में सिर्फ नॉर्मल यूज़र का नाम आता है। सिक्योरिटी पर्पस को लेके रूट यूज़र लिस्ट में नहीं आता है। मान लो रूट यूज़र लिस्ट में आया, कोई बंदा ऐसे क्लिक करके गलती से कोई भी कुछ भी चीज टाइप करने लग जाए, है ना, कीबोर्ड में, और गलती से वो जो भी टाइप करे और एकदम से वही था रूट का पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, तो खुल जाएगा फिर तो ये। तो एक बी अवेयर रहने के लिए इन लोग क्या करते हैं कि अगर सच में बंदा रूट यूजर से लॉगिन करना चाहता है तो नॉट लिस्टेड में जाए और रूट टाइप करे, तो एक होस्ट में रह के बंदा टाइप कर रहा है यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और मैंने रूट अकाउंट से लॉगिन किया। अब देखो ये लॉगिन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो साउंड का आइकन आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा, यहाँ पे पावर का आइकन आ रहा बंद करने के लिए। ठीक है, रूट पे जाके आप लॉग आउट कर सकते हो, यहाँ पे पावर ऑफ कर सकते हो, रीस्टार्ट पावर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा देखो, ब्राउजर, फाइल, ये टर्मिनल आ रहा है आपके सामने। क्या आ रहा है? टर्मिनल। यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ आइकन दिखने लगेंगे, जस्ट काइंड ऑफ विंडो, पूरा ग्राफिकल दिख रहा है। कमांड लाइन खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करो टर्मिनल। ये कमांड लाइन आपका ओपन हो गया, टर्मिनल। अब देखो टर्मिनल जब भी आप ओपन करोगे ना, तो सारी जो कमांडें हैं वो यहाँ पे टाइप होती हैं, जैसे ये मैंने टाइप किया। ठीक है, ऐसे ही जब आप टर्मिनल खोलते हो तो ये देखो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो ब्रैकेट बना हुआ है, ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बीच में क्या लिखा है? रूट, एट द रेट, फिर ट्रिपल W, फिर स्पेस, फिर टिल्ड का सिंबल, फिर ब्रैकेट क्लोज होता है, फिर हैज। क्या मीनिंग है इसका? तो जब भी आप टर्मिनल ओपन करोगे तो टर्मिनल में आपको ये जो चीज है ना, ये आपको ना कुछ मैसेज दे रही होती है। कमांड तो आप यहाँ टाइप करते हो, बट ये आपको कुछ मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? इसको समझना है तो डायग्राम में आ जाओ। देखो, आपको ना जब भी आप टर्मिनल खोलोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, एक तो आपको ऐसा मिलेगा फ्यूचर में, और एक तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कभी, इस टाइप से। दोनों का क्या मीनिंग है, समझाता हूँ एक एक करके। देखो, जब भी आपको ऐसा कभी देखने को मिले, इसका मीनिंग ये है कि एट द रेट से पहले जो भी आपको लिखा हुआ होगा
वो उस यूजर का नाम होगा जिस यूजर से टर्मिनल को ओपन किया गया है। चाहे फिर हो आप फिजिकल सर्वर में बैठ के लॉगिन किए करके आप टर्मिनल आपने खोला हो, या रिमोट लेके आपने टर्मिनल खोला हो, एसएसएच में जिस भी यूजर से टर्मिनल ओपन हो रहा है उस यूजर का नाम लिखा होता है। तो रूट लिखा है, इसका मतलब रूट से लॉगिन किया गया, रूट से टर्मिनल को ओपन किया गया। ठीक है। फ्यूचर में आपको कभी ऐसा देखने को मिल सकता है, एट द रेट से पहले संजय और अदर कोई नाम। इसका मतलब जो भी नाम मिलेगा वो आप उस यूजर से लॉगिन किए हो टर्मिनल को। ठीक है। एट द रेट के बाद क्या लिखा है? एट द रेट के बाद जो भी लिखा आपको मिलेगा, आपको ये समझना है कि जो भी टर्मिनल आपने एक्सेस किया है, ओपन किया है, वो टर्मिनल किसी न किसी सर्वर का होगा, और हर सर्वर का होस्ट नेम होता है। तो वो होस्ट नेम यहाँ पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? होस्ट नेम। तो एट द रेट के पहले जिस भी यूजर से आपने टर्मिनल को ओपन किया है उसका नाम, एट द रेट के बाद आपके सर्वर का होस्ट नेम। इतना समझ में आ गई? चलो, उसके बाद ये टिल्ड सिंबल का क्या मतलब है? हालांकि कई बार आपको टिल्ड सिंबल की जगह कुछ और भी मिलेगा, किसी फोल्डर का नाम, किसी डायरेक्टरी का नाम, ऐसा मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो प्लेस होता है, इस प्लेस में वो चीज लिखी आती है जहां पर आपने बैठ के काम कर रहे हो। क्या मीनिंग है? जब भी आप लिनक्स सर्वर का टर्मिनल ओपन करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप टर्मिनल में बैठे तो हो, बट आप किसी पर्टिकुलर पाथ में जाके काम कर रहे हो, किसी फोल्डर के अंदर बैठ के काम कर रहे हो। तो जिस भी फोल्डर या जिस भी पाथ में बैठे हो, जिस भी फोल्डर में बैठ के काम कर रहे हो आप करंटली, पाथ छोड़ दो अभी, पाथ तो बहुत लंबा हो जाता है। पाथ मतलब इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर, इसको पाथ कहते हैं। जिस भी फोल्डर के अंदर आप बैठकर काम कर रहे हो उस फोल्डर का यहाँ पे नाम आपको दिखेगा। यहाँ पर, यहाँ पर भी आपको नाम दिखेगा उस फोल्डर का। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में बैठ के काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो फोल्डर का नाम नहीं आ रहा, अभी टिल्ड सैंबल आ रहा। तो टिल्ड सैंबल आपको ये मैसेज डिनोट करता है कि आप अभी अपने होम डायरेक्टरी के फोल्डर में बैठे हो। मतलब उस होम डायरेक्टरी का नाम ना देकर इन्होंने टिल्ड सिंबल दे दिया है, कि टिल्ड सिंबल से आप पहचान जाओ कि आप अभी अपने होम डायरेक्टरी में। अगर आप अपनी होम डायरेक्टरी से मूव होकर किसी और डायरेक्टरी में चले जाओ, यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा। तो लिनक्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब भी कोई भी यूजर टर्मिनल को ओपन करता है तो फर्स्ट टाइम, जैसे ही ओपन करता है तो फर्स्ट टाइम वो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ही जाएगा और किसी डायरेक्टरी पे नहीं। तो उन्होंने उस होम डायरेक्टरी को यहां पर नहीं शो करते, काइंड ऑफ सिक्योरिटी रीजन कि यूजर का होम डायरेक्टरी के अंदर उसका पर्सनल डेटा होता है, तो उसकी होम डायरेक्टरी का नाम ना शो करके वो टिल्ड सिंबल यहाँ पे शो करके चलते हैं, जिससे कि आपको फील हो कि आप अपनी होम डायरेक्टरी में हो। अब होम डायरेक्टरी का नाम यहाँ पर क्यों नहीं शो कर रहे? काइंड ऑफ सिक्योरिटी रीजन। क्योंकि एक तो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, एक होता है इंडस्ट्री में हम लोग चेंज कर लेते हैं होम डायरेक्टरी चेंज कर लेते हैं और किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो मैं जब लॉग इन करके काम करूंगा टर्मिनल पे, मान लो मैंने अपनी होम डायरेक्टरी चेंज की है, वो यहाँ पे लिखी आए, लिख कर आए, और कोई बंदा पीछे से आके मेरा होम डायरेक्टरी देख ले तो उसे पता लग जाएगा अच्छा इसकी होम डायरेक्टरी का नाम ये है। लेकिन टिल्ड सिंबल होगा तो उससे सिर्फ यही पता लगेगा अपनी होम डायरेक्टरी में बैठा है, मुझे सिर्फ यही पता लगेगा कि होम डायरेक्टरी में बैठा है, बट होम डायरेक्टरी का नाम नहीं दिख रहा। तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देता है, फिर आता है हैज और फिर आता है डॉलर। हैज कभी भी आए तो समझना रूट से ओपन किया गया टर्मिनल को। डॉलर आए, इट मींस आप किसी नॉर्मल यूजर से आपने टर्मिनल को लॉग इन किया, ओपन किया। समझ में आ गई? तो ये मीनिंग है इसका, ये चीजें ये डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं अगर नॉर्मल यूजर से लॉग इन करता हूँ, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पर लॉग आउट क्लिक किया। ठीक है। अभी मैं कोई कमांड वगैरह आपको नहीं चला के सिखा रहा हूँ, सिर्फ अभी बेसिक चीज समझिए।
जो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, देखो मैं नॉर्मल इधर से लॉगिन किया, देन उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल। ये देखो नॉर्मल इधर में क्या आ रहा है, समझ आ गई। चलो, अब वापस से हम लोग इसको रूट से ही लॉगिन कर लेते हैं, लॉग आउट। ठीक है, चलो अब एक चीज और समझो, लिनक्स का फाइल सिस्टम हिरार्की को समझो। अब ये फाइल सिस्टम हिरार्की क्या होता है? फाइल सिस्टम हिरार्की आप ऐसे समझो कि मान लो एक साइड आपके पास विंडोज है और एक आपके पास विंडोज लिनक्स छोड़ो अभी, ऐसे समझो इसको। आपके पास ये सर्वर है, ठीक है, ये क्या आपके पास सर्वर है, इस पे आपका 500 GB का डिस्क है। क्या है? 500 GB की डिस्क है, ठीक है। आपने इस पे विंडोज डाला और लिनक्स डाला। क्या डाला? विंडोज डाला या फिर लिनक्स डाला। तो इसका फाइल सिस्टम कैसे बनता है? तो इसका फाइल सिस्टम देखो कैसे बनता है। मान लो आपने इसके ऊपर क्या डाला, विंडोज डाला। अब जब आप विंडोज डालोगे तो आपसे पूछता है, ड्राइव बनाने के लिए बोलता है ना, पार्टीशन बोलता है। एक तो होता है कि आप अलग अलग पार्टीशन बना लो, CDE ऐसे बना लो। एक होता है कि पूछता है पूरे 500 GB का एक ही पार्टीशन आपने बनाया। तो मान लो विंडोज के केस में आपने क्या किया, इस हार्ड डिस्क में पूरा एक ही पार्टीशन बना लिया, सी। तो क्या होता है, सी नाम का पार्टीशन आपको ऐसे डिस्प्ले होता है और ये इसके साथ मैप्ड होता है। और फर्दर जितनी भी अब डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलें हैं, फोल्डर हैं, सब उस सी के अंदर आपको मिलेंगी। ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। अगर आपने एक ही पार्टीशन बनाया तो सब आपको यहीं पे मिलेंगी, देखो ऐसे सी के अंदर ही सब मिलेंगी। प्रोग्राम फाइल सब कुछ मिलेंगी, यूजर विंडो सब मिलेंगी। तो ऐसे लिनक्स में क्या होता है? तो लिनक्स में यहाँ पर ऐसा होता है कि मान लो आपके पास 500 GB है और 500 GB जो डिस्क है आपके पास, उस डिस्क में आपने एक ही पार्टीशन बनाया। तो यहां पर पहला पार्टीशन कौन बनता है? पहला पार्टीशन बनता है रूट। क्या बनता है? रूट स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। इस फॉरवर्ड स्लैश को हम लोग कहते हैं रूट पार्टीशन। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट का हिंदी मीनिंग समझे तो जड़, जहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो इन्होंने फॉरवर्ड स्लैश इन्होंने बोला रूट है ये। कौन सा रूट है? पार्टीशन। पार्टीशन क्यों बोला? क्योंकि हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी हमने पहला पार्टीशन बनाया है, वो पहला पार्टीशन इसके साथ मैप होता है। जैसे विंडो में सी के साथ मैप हो रहा है, इसके साथ मैप हो रहा है। यहाँ सी ना बोल के फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और ये फॉरवर्ड स्लैश एक्चुअल में क्या है? ये फॉरवर्ड स्लैश एक्चुअल में एक डायरेक्टरी होती है। क्या होती है? एक्चुअल में एक डायरेक्टरी है। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो कि आपका 500 GB जो डिस्क है, इसमें जो पहला पार्टीशन बना, पहला पार्टीशन मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब रूट, ऐसे बोल दिया गया। पहला पार्टीशन जो बना, वो पहला पार्टीशन आपका माउंट होता है, मैप्ड होता है इस फॉरवर्ड स्लैश नाम की डायरेक्टरी के साथ। इस फॉरवर्ड स्लैश नाम की डायरेक्टरी के साथ। और अब लिनक्स में जितनी भी डायरेक्टरीज होंगी, फाइलें होंगी, सब इस फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी के अंदर होंगी। जैसे विंडो में ड्राइव, ड्राइव माउंटेड है सी से, अब सब कुछ सी के अंदर। यहां पर सी ड्राइव ना होके फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश क्या है? एक डायरेक्टरी है जो सबसे फर्स्ट पार्टीशन को माउंट करके रखा है। और पूरा का पूरा अब डेटा इसके अंदर आपको मिलेगा, पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर, पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर। देखना चाहते हो उसको? ऐसे देखो, यहाँ गया,
अदर लोकेशन, ये देखो मेरे पास वर्चुअल मशीन में 15 GB की डिस्क थी। वो 15 GB की डिस्क एक ही पार्टीशन बनाया था मैंने इस फॉर्मेट से, देख रहे हो? उसके अंदर ये सब डायरेक्टरी हैं। ये सब डायरेक्टरी किस टाइप की हैं? जैसे आपको विंडो में मिलता है ना सी ड्राइव के अंदर ये डेटा मिलता है ना, प्रोग्राम फाइल, ये सारी चीजें, इनका अपना अपना यूज केस है। तो अगर आपसे कोई बोले कि विंडो का फाइल सिस्टम हिरारकी बताओ, तो आपको ये बताना होगा किसी के अंदर ये सारी फाइल हैं, इनका क्या यूज है, क्या मतलब है। समझ आई? लिनक्स में अगर आपसे कोई पूछे कि फाइल सिस्टम हिरारकी बताओ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि पहला पार्टीशन इस फॉरवर्ड स्लैश डायरेक्टरी के अंदर माउंटेड है और सारा डेटा अब इसके अंदर आता है। सारी ये डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं। अब आपको ये समझाना होगा कि इन सब डायरेक्टरी में क्या क्या डेटा स्टोर होता है, ये समझाना होगा। तो ये आपने समझा दिया तो आपको पता हो गया कि फाइल सिस्टम हिरारकी क्या है। इसी को कहते हैं फाइल सिस्टम हिरारकी, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर सारी चीजें। तो समझते हैं हम लोग इनका क्या क्या यूज है। तो देखो बिन, बूट, डेव। बिन के अंदर क्या होता है? बिन नाम की डायरेक्टरी, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक बिन नाम की डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर वो सारी कमांड्स होती हैं जो एक रूट यूजर और नॉर्मल यूजर दोनों चला लेते हैं। देखो लिनक्स में क्या होता है, कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो सिर्फ रूट चला सकता है, जैसे सर्वर को पावर ऑफ करना, रीबूट करना, कोई सॉफ्टवेयर डालना, सॉफ्टवेयर रिमूव करना, ऐसी कुछ कमांड्स होती हैं जो सिर्फ रूट यूजर चला सकता है। कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो नॉर्मल यूजर भी चलाता है, जैसे डेट, कैलेंडर, टच, एमकेडीआर, काइंड ऑफ। कौन कौन सी कमांड ऐसी होती हैं जो रूट चलाता है, कौन कौन सी ऐसी कमांड होती है जो नॉर्मल चलाता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे समझो कि वो कमांड जो एक नॉर्मल यूजर भी चला सकता है और रूट भी चला सकता है, वो सारी कमांड आपकी बिन के अंदर होती है। सारी कमांड आपको बिन के अंदर मिलेगी, सारी कमांड आपको बिन के अंदर मिलेगी। मतलब लिनक्स की दुनिया कहां से स्टार्ट हुई? हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में फर्स्ट पार्टीशन बना, फर्स्ट पार्टीशन इस फॉरवर्ड स्लैश नाम की डायरेक्टरी के साथ माउंट हो गया, और देन उसके अंदर फिर सब डायरेक्टरीज हैं। देन उसके अंदर एक बिन नाम की डायरेक्टरीज है जिसके अंदर सारी वो कमांड पड़ी हुई है जो नॉर्मल और रूट दोनों चला सकते हैं। समझ आई बात इतना? चलो बैक कैसे करते हैं, ये बैक किया। इसी के साथ साथ कोई अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, तो आप बता देना कि सारी कमांड्स होती हैं, वो सारी कमांड्स होती हैं जो नॉर्मल यूजर और रूट यूजर दोनों के पास राइट्स हो उन कमांड को चलाने का। वो सारी कमांड यहाँ पर पड़ी होती हैं, और जब भी हम टर्मिनल पे रन करते हैं उन कमांडों को, तो इसी डायरेक्टरी से एग्जीक्यूट होकर रन होती है। बात खत्म। ठीक है? दूसरा बूट। बूट के अंदर क्या होता है? बूट के अंदर आपकी बूटिंग फाइल्स होती हैं। आपके लिनक्स की बूटिंग फाइल जैसे ग्रब, कर्नल, सब इसके अंदर पड़ी होती है, आप अंदर जाके देख सकते हो। अभी ये सारी चीजें क्या है, ये ट्रबल शूटिंग के कोर्स में सिखाया जाता है। अभी के नॉलेज के लिए सिर्फ इतना समझो कि बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपके सर्वर की बूटिंग फाइल्स होती है, जैसे विंडोज के अंदर भी होती है। क्लियर? चलो, तीसरा हो गया डेव। डेव के अंदर क्या होती है? डिवाइस, डिस्क की इंफॉर्मेशन। जितनी भी आप इस लिनक्स में जितनी भी हार्ड ड्राइव लगाते हो, जितनी भी फ्यूचर में पार्टीशन क्रिएट करते हो एक्स्ट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डेव के अंदर मिलेगी, डिस्क से रिलेटेड। ठीक है? फोर्थ नंबर ईटीसी। ईटीसी के अंदर क्या होती है? ईटीसी स्टैंड फॉर एडिट टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या मीनिंग है? आप लिनक्स सर्वर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपको ईटीसी के अंदर मिलेगी। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे आप अपाचे सर्वर बनाओ, एनएफएस सर्वर बनाओ, एफटीपी सर्वर बनाओ, लिनक्स का होस्ट नेम की इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, सारी फाइलें आपको ईटीसी के अंदर मिलेंगी। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कहा जाता है कि आप अपने लिनक्स सर्वर का बैकअप रख लो। तो सबसे पहले उठा के वो ईटीसी फाइल को बैकअप रख लेता है। अगर आपने ईटीसी फाइल को बैकअप रख लिया, इसका मतलब आपने अपने लिनक्स सर्वर में जितनी भी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया था, पूरा बैकअप आपके पास है। ठीक है? चलो, अगला है होम। होम के अंदर क्या होता है? होम के अंदर आप जितने भी नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करते हो, उन सब की होम डायरेक्टरी होम फोल्डर के अंदर होती है। जैसे आपने विंडो में कभी यूजर्स बनाए, विंडो में जब भी आप यूजर बनाते हो तो उन सारे यूजर्स की होम डायरेक्टरी सी के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ होती है। देखो
जैसे एचपी नाम का यूजर है, ये देखो, पब्लिक नाम का यूजर है, ये देखो, और यूजर बना लूं, सबकी होम डायरेक्टरी यहाँ मिलेगी। तो ऐसे ही लिनक्स के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर वो सारे नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होती है। जैसे एक नॉर्मल यूजर मेरे पास संजय नाम का है, ये देखो, उसके अंदर क्या, तो उसकी डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, म्यूजिक, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बैक आ जाओ। अब आ गई लिब। लिब के अंदर क्या होती है, आपके ओएस की लाइब्रेरीज फाइल। तो लिब के अंदर वो सारी लाइब्रेरीज फाइल पड़ी होती है। ठीक है, लिब 64 के अंदर क्या होती है, लिब 64 के अंदर 64 बिट की लाइब्रेरीज फाइल पड़ी होती है। लिब के अंदर 32 बिट की लाइब्रेरी फाइल, लिब 64 के अंदर 64 बिट की लाइब्रेरी फाइल होती है। ठीक है, चलो मीडिया के अंदर क्या होता है, मीडिया के अंदर जैसे कि मान लो आपने लिनक्स सर्वर पे कुछ भी सीडी लगाते हो, डीवीडी लगाते हो, ठीक है, या कोई पेन ड्राइव लगाते हो, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के अंदर जाती है आपको। जैसे मान लो सीडी डीवीडी लगाया, मैं कहाँ देखूंगा, मीडिया के अंदर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, चला जाऊंगा अपनी डीवीडी के अंदर। समझ आ गई, चलो। एमएनटी के अंदर क्या होती है, एमएनटी, एमएनटी के अंदर एमएनटी फोल्डर इन्होंने बना के दिया है माउंटिंग के लिए। क्या चीज माउंट करने के लिए, जैसे कि मान लो आपने कोई डिस्क लगाया या कोई पार्टीशन लगाया, कोई एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगाया, उस हार्ड ड्राइव को एक्सेस करने के लिए कहते हैं कि आप एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर उसे माउंट कर सकते हो। कहाँ, एमएनटी डायरेक्टरी के अंदर माउंट कर सकते हो। ठीक है, माउंट पॉइंट के लिए इन्होंने रखा है। क्लियर। हालांकि जरूरी नहीं कि एमएनटी के अंदर माउंट करो, आप चाहो तो कोई अपनी डायरेक्टरी भी बना के कर सकते हो, बट इन्होंने डिफॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एमएनटी नाम की डायरेक्टरी बनाया है। कहा कि कोई भी ड्राइव वगैरह लगाते हो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एक्सवाइजेड जो भी, उसको आप माउंट करना चाहते हो तो एमएनटी के अंदर माउंट कर लो। ठीक है, चलो। ओपीटी के अंदर क्या होता है, ओपीटी के अंदर आप जितनी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हो लिनक्स के ऊपर, वो सारी ओपीटी के अंदर जाती है, जैसे वीएलसी, एडोब रीडर, एक्सवाइजेड। ठीक है, प्रॉक, प्रॉक के अंदर क्या होता है, आपके लिनक्स सर्वर पे कोई भी चीज आप रन करते हो तो उसकी एक प्रोसेस आईडी बनती है, तो वो प्रोसेस आईडी प्रॉक के अंदर जाती है, ये देखो। ठीक है, तो आपने लिनक्स सर्वर के अंदर कोई एक टास्क रन किया, ठीक है, उस टास्क को एक आईडी मिल गई, और उस आईडी नाम का एक फोल्डर यहाँ बन जाता है, और उसके अंदर पूरी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है। समझ आ गई। तो क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग लिनक्स में कोई भी टास्क रन करते हैं तो उसकी एक आईडी बनती है, और अगर हम टास्क को बंद करना चाहते हैं तो हम उस आईडी को क्लोज कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, प्रॉक के। क्लियर। अब देखो, रूट, रूट नाम की डायरेक्टरी एक मिल रही है आपको। इस रूट नाम की डायरेक्टरी का काम क्या है, मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल यूजर होता है, एक रूट यूजर होता है। तो नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ होती है, होम नाम के फोल्डर के अंदर, है ना। मान लो मेरे पास 10 नॉर्मल यूजर है, तो 10 नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी सारी होम के अंदर मिलेगी। होम के अंदर कैसे मिलेगी, हर यूजर की अपनी अपनी डायरेक्टरी बनती जाएगी, और वो उस यूजर की होम डायरेक्टरी होगी। सारे यूजर की होम डायरेक्टरी कहाँ होगी, होम के अंदर होगी। लेकिन रूट यूजर की होम डायरेक्टरी एकदम अलग होती है। रूट, ये रहा फोल्डर, रूट यूजर की होम डायरेक्टरी एकदम अलग। समझ आ गई, चलो। अब आ रहा है यहाँ पर रन। रन नाम के फोल्डर के अंदर क्या होता है, रन टाइम डेटा होता है। रन टाइम डेटा का मतलब होता है कि कभी भी हम लिनक्स सर्वर में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो रन टाइम डेटा जितनी भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी टास्क को चलने की, रन टाइम डेटा वो सारी की सारी रन के अंदर होती है। मतलब वो टास्क क्लोज, रन टाइम डेटा क्लोज, वो सारी इंफॉर्मेशन रन के अंदर होती है। मैं कोई सर्विस चला रहा हूँ, उस सर्विस को चलने के लिए डिपेंडेंसीज फाइल की नीड है, डिपेंडेंसीज टास्क की नीड है। तो डिपेंडेंसीज टास्क जो रन हो रहा होगा उससे रिलेटेड डेटा पूरा रन के अंदर। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज तब जा और अच्छे से क्लियर होती है जब आप कोई सर्वर रन करते हो, कोई सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करते हो। जब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में जाओगे ना, तो ऐसी कोई सर्विस आपको सर्वर आप कॉन्फ़िगर करोगे जिसमें रन टाइम डेटा रन हो रहा होगा, जो आपको रन के अंदर दिखेगा, तो जाके इसका यूज केस बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इतना समझो कि रन डायरेक्टरी के अंदर रन टाइम डेटा होता है। जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए कोई भी डिपेंडेंसी रन टाइम परफॉर्मेंस आपको परफॉर्म करना पड़ता है, वो सारी इंफॉर्मेशन रन के अंदर होती है। ठीक है, चल। ऐसे ही अब आगे एसबिन।
एस बिन के अंदर क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले वो सारी कमांड होती हैं जो रूट और नॉर्मल दोनों चलाता है, लेकिन बिन के अंदर सिर्फ वही कमांड होती है जो रूट के पास प्रिविलेज होती है। ठीक है, चलो एस आर वी के अंदर क्या होती है, सर्विसेज फाइल होती है। सर्विसेज फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी सर्वर कॉन्फ़िगर किया, तो उस सर्वर से रिलेटेड जो सर्विसेज फाइल्स होंगी, उस सर्वर से रिलेटेड जो सर्विसेज फाइल्स होंगी पूरी की पूरी एसआरवी के अंदर आपको मिलेगी, A to Z। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपाचे का पैकेज डाला। तो अपाचे का जब मैंने पैकेज डाला, तो उस अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसकी सर्विस फाइल, एक ऐसी फाइल होगी जिसमें पूरा डेमोस्ट्रेशन लिखा होगा कि कैसे कैसे उसकी सेटिंग होती है। तो वो सारी की सारी सर्विसेज फाइल कहाँ मिलेंगी, एसआरबी के अंदर आपको मिलेंगी। मैं एसआरबी फोल्डर के अंदर जाकर वहां से वो सर्विस फाइल उठा के लाके अपने ईटीसी के अंदर रख के पूरी की पूरी अपना सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो बस मोटा मोटी इतना समझे कि जो भी सर्विसेज से रिलेटेड फाइल होती है एसआरबी के अंदर होती है। जब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, सिस के अंदर क्या होती है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन। सिस्टम की इंफॉर्मेशन मतलब पूरी की पूरी रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सारी की सारी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन सिस फोल्डर के अंदर होती है, पूरी की पूरी A to Z। जैसे बसेस, क्लासेस, डिवाइसेस, हाइपरवाइजर, कर्नल, मॉड्यूल सब होती हैं डेव सिस्टम के अंदर, सिस के अंदर पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव के हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो टैंप नाम की डायरेक्टरी ये क्यों बनाई गई है, ये बनाई गई है टेम्पररी डेटा को रखने के लिए। टेम्पररी डेटा मतलब जैसे क्या होता है कि जब आप सर्वर को बूट करते हो, तो सर्वर जब बूट होती है ना, उसको कुछ टेम्पररी फाइल्स खुद वो क्रिएट करता है सर्वर को ऑन करने के लिए। तो सारी की सारी टेम्पररी डेटा टैम्प फोल्डर के अंदर होती है। ठीक है, कई बार आपका एक और यूज हो जाता है कि मान लो मैंने कोई सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उस सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ टेम्परेरी फाइल की नीड होती है। तो मैंने टेम्परेरी फाइल कहा जाता है कि और कहीं मत रखिए, आप टैम के अंदर रख दीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज है, टैम के अंदर आप कोई डेटा रखते हो तो टैम के अंदर एक टाइम सेट होता है कि इतने दिन के बाद वो डेटा फ्लश हो जाएगा। आप उस टाइम सेट को बढ़ा घटा भी सकते हो। तो इसलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि टैम के अंदर आप ऐसा कोई डेटा मत रखो जो आप परमानेंट रखना चाहते हो सर्वर के अंदर। टैम डायरेक्टरी बनाई ही गई है टेम्परेरी डेटा रखने के लिए। जैसे मैंने आपको सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्वर जब हम लोग ऑन करते हैं लिनक्स में, तो सर्वर को ऑन होने के लिए कुछ टेम्परेरी फाइल्स की नीड होती है जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है। तो और सर्वर जब ऑन हो जाता है तो उसकी जरूरत अब नहीं है हमें। तो वो सारी फाइल और कहीं ना रखकर इन्होंने एक डायरेक्टरी बना दिया, कहा कि टैम के अंदर जाएगा, कि सर्वर जब ऑन हो गया तो उसकी नीड नहीं, फ्लश हो जाए। तो आप इसको अपने यूज के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया था। यूएसआर के अंदर होती है यूजर के हेल्थ की इंफॉर्मेशन। यूजर के हेल्थ की इंफॉर्मेशन मतलब यूजर को कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए, सब यहाँ पड़ी होती है। किसी भी कमांड का डॉक, किसी भी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का डॉक, सब यहाँ पड़ी होती है। तो इसलिए यूएसआर नाम बनाया गया। ठीक है ना। अब आ गई वैर लास्ट। वैर के अंदर क्या होती है, वैर के अंदर होती है वेरिएबल्स डेटा। वेरिएबल्स डेटा मतलब ऐसा डेटा जो फिक्स नहीं होता, जैसे लॉक्स हो गई। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पर जाती है वैर के अंदर। समझ आ गई। तो ये थी लिनक्स का फाइल सिस्टम हिरार्की, जो आप ग्राफिकल देख रहे थे। आप यही चीज कमांड लाइन से भी देख सकते हो। ये देखो, टर्मिनल पे जाओ। ठीक है, मैं कमांड चला रहा हूँ, अभी कमांड पे नोटिस मत करना, मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ये देखो पूरी की पूरी। अब ये डब एल एल स्पेस फॉरवर्ड स्लैश क्या लिखा है ये मत ध्यान दो, सब बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी सिर्फ इस फाइल सिस्टम हिरार्की को समझो। तो कोई भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता है तो आप बता देना। कोई पूछता है बूट के अंदर क्या है, डेव के अंदर क्या है, होम के अंदर क्या है, तो उम्मीद करता हूँ आप बता दोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। ये वीडियो कितने मिनट का हो गया, 29, 30 मिनट्स हो ही गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के आगे। अभी हमने कमांड चलाना स्टार्ट तक नहीं किया। ठीक है ना, ये जो मैंने कमांड चलाई इसको फोकस मत करना।
तो पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझा दूँ जिससे आपको दिक्कत ना, फिर हम लोग कमांड चलाएंगे वन टू नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।